नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी जो पढ़ने वाले हैं वह दोस्त पढ़ेंगे। आप सभी देख पा रहे होंगे कि रिवीजन क्लास चल रहा है। आपका पेपर अब नज़दीक ही है, पेपर होने वाला है सीटेट का। तो हम सभी जो बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हम सभी बात करेंगे अधिगम पर। हार्वर्ड गार्डनर से अगर साथ ही हम बात करें तो एक प्रश्न हमेशा से निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। अधिगम चैप्टर से अगर बात करेंगे 2 से 3 प्रश्न हमेशा से आते हैं, चाहे 2 या 3 प्रश्न हो सकते हैं। तो इस क्लास से अगर प्राइमरी की आप पेपर देने जा रहे हैं या फिर जूनियर की पेपर देने जा रहे हैं, दोनों अगर बात कर लें हम, तो कम से कम 3 प्रश्न पक्के तौर पर आप सभी से पूछे जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रख के जाना है और अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख के जाना है कि कहीं गलतियां हो ना जाए और नंबर मेरा कट ना जाए। तो इस तरीके से हम सेशन को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सभी साथी एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। तो हम बात करेंगे, पहले प्रश्न की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, और इस बात को देखते हुए आप सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा। जी साथी, जो आपका प्रश्न है वह हार्वर्ड गार्डनर से प्रश्न है। किसके है? हार्वर्ड गार्डनर से प्रश्न है, और इसके लिए आप सभी बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा। कर हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? कर बुद्धि क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। कर अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, या फिर कर उत्पादों के लिए नए मूल उत्तर देने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता, या किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया का उत्पन्न करने की क्षमता। तो दोस्तों, इसमें से क्या आपका राइट आंसर बनेगा? अच्छा प्रश्न है कि बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अगर हम पूछे तो क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा। दोस्तों अगर हम चर्चा करें हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों पर चर्चा करते हैं। कहते हैं 8 प्रकार की बुद्धियां जो अपने आप में सारी की सारी बुद्धि अपने आप में विशिष्ट हैं। किसी बुद्धि का किसी बुद्धि से तुलना हो नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं कर बुद्धि के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब, जब अलग अलग बुद्धियां हैं तो कई समूह होंगे, कई तरीके से बुद्धि होंगी, सभी एक का समूह है। और कहीं ना कहीं क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति के सीखने की ओर क्या करता है, अग्रसर करता है, यही बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उत्पादों के लिए नए मूल उत्तर देने की कोई किसी व्यक्ति की क्षमता, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। तो दोस्तों करा कि यहाँ पर करा कि एकल प्रतिक्रिया, तो एकल प्रतिक्रिया के लिए दोस्त आप जानते हैं जो बुद्धि का विनय साइमन ने दिया था, एकल बुद्धि वाला, जो बात करें बुद्धि एक है, मतलब बुद्धि एकल एक बात करें तो या विनय साइमन ने दिया था, और ये चीज़ें गलत बन जाएंगी। तो राइट आंसर हार्वर्ड गार्डनर की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें, तो कहीं ना कहीं वह क्षमताओं जो बात करें, जो क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने के लिए अग्रसर करता है, और जो पहले का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे आपका सेकंड नंबर के लिए, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। क्या प्रकृतिवादी में, या भाषाई वाले में, या अंतर्वैयक्तिक में, या अंतःवैयक्तिक वाले में? कि दोस्तों आपसे कह रहा है कि यहाँ पर एक अंतर है तो इंट्रा हो जाएगा, अंतर है तो इंट्रा हो जाएगा, और इंटर में होगा अंतर्वैयक्तिक। तो कौन सा है? व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता किसमें होती है? किसमें होती है? बुद्धि का कौन सा ऐसा भाग है जो अपनी पहचान करने के लिए, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है? क्या प्रकृतिवादी में होती है? प्रकृतिवादी में प्रकृतियों से आपका लगाव होता है? नहीं दोस्तों, या प्रकृतिवादी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता, मतलब कहीं ना कहीं अपनी पहचान के बारे में कर रहा है, खुद के बारे में कर रहा है। तो भाषाई वाले में भाषा संबंधित होता नहीं होगा। अंतर्वैयक्तिक दोस्तों, तो अंतर्वैयक्तिक दूसरों के बारे में होता है, अंतर्वैयक्तिक होगा जो खुद के बारे में क्या हो जाए, इंट्रापर्सनल, जो अपने खुद के बारे में संवेदनशीलता रहे, खुद के बारे में सच्चे तरीके से समझ पाए। तो सेकेंड का होगा ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है? कर बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की है। करा कि 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को प्रस्तावित किया है। सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया है। करा बुद्धिमत्ता की एकल संरचना का सिद्धांत दिया है।
एकल संरचना की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आप जानते हैं बुद्धिमत्ता का एकल संरचना की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो देने वाले व्यक्ति थे बीने और साइमन। तो आपसे हार्वर्ड गार्डनर के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डी ऑप्शन अपने आप से कटेगा। सृजनात्मकता का सिद्धांत आप जानते हैं इन्होंने नहीं दिया था। पॉल टॉरेंस इसके जनक बोले जाते हैं, गलत होगा। 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं के बारे में इन्होंने नहीं बताया। 8 अलग प्रकार की बात की, 8 अलग प्रकार की बात इन्होंने कही थी, 12 नहीं। यह चीजें गलत होंगी। मतलब बुद्धिमत्ता को एक स्थिर और विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की। मतलब उन्होंने कहा कि बुद्धि एक नहीं, बुद्धि एकल नहीं, बुद्धि सिर्फ एक बात करें तो एक नहीं है बुद्धि। बुद्धि 8 बुद्धियों का समूह है। 8 प्रकार की बुद्धियां होती हैं जो एक सब में क्या है, अपनी अपनी विशेषता है, उसकी समालोचना की। एक प्रकार की बुद्धि के बारे में उन्होंने समालोचना की, मतलब एक तरीके से आलोचना किया। और इसीलिए दोस्त तीसरे का जो बनेगा ऑप्शन संख्या ए बनेगा। तीसरे का ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर बनेगा। 4th नंबर प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय उल्लेख का बुद्धि का उल्लेख करती है। कहा कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है। मतलब कहीं ना कहीं जो उन्होंने बताया कि भाई साहब जैसे गणितज्ञ हो गए, मनोवैज्ञानिक जैसे गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए, ये समय तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। तो कह रहा कि मानवीय अस्तित्व के मामले में सोचने का सामर्थ्य और संवेदनशीलता, यह ध्वनि और ताल के प्रति संवेदनशीलता, यह स्थानों के पैटर्न की पहचानने और उनमें हेर फेर करने की क्षमता, यह समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने और मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। अगर दोस्तों हम बात कर लेके तार्किक गणितीय बुद्धि की चर्चा करें, तार्किक गणितीय बुद्धि की अगर हम चर्चा करें तो इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है। दोस्तों मानवीय अस्तित्व के बारे में सोचने और समझ करने की संवेदनशीलता का रहा है। तो मानवीय अस्तित्व के बारे में यह तार्किक गणितीय वाला नहीं सोचता है, तो फिर तो यह चीजें गलत हो जाएंगी, नहीं बनेगा। ध्वनि ताल वाला होता है जो आपका एक तरीके से संगीत में होता है, जिसका संगीत की बुद्धि जिसमें हो, वह ध्वनि ताल वाला होता है, यह भी नहीं बनेगा। स्थान पैटर्न, स्थान के बारे में स्थानिक बुद्धि वाला होगा, यह भी नहीं दोस्त। तो ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बनेगा, क्योंकि समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण और करने व मसलों को वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता होती है। इसलिए प्रश्न संख्या चौथा का जो बनेगा ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी आपका राइट होगा। प्रश्न संख्या 4 नंबर के लिए ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। प्रश्न संख्या 5वें नंबर पर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है। तो अंतर की बात कर रहा है, यहां पर ध्यान देंगे तो इंटरपर्सनल की बात कर रहा है, तो अंतर वैयक्तिक की बात कर रहा है। चलते हैं अंतर वैयक्तिक। तो इंटरपर्सनल है, करा कि मौखिक व लिखित भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता। जब मौखिक और लिखित भाषा की बात कर रहा तो कहीं ना कहीं भाषा ही बुद्धि वाला होगा। तो हमसे करा अंतर वैयक्तिक, तो अंतर वैयक्तिक होगा जो दूसरे के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाए, गलत होगा दोस्तों। करा कि ध्वनि और ताल के प्रति संवेदनशीलता होता है गति जो संगीत की बुद्धि वाले में, इसलिए दोस्त ऑप्शन संख्या क्या होगा, बी भी नहीं बनेगा। सी में करा दूसरों के विचारों और इच्छाओं को समझने की क्षमता, एकदम है दूसरों की विचारों क्षमताओं की क्षमता जो होती है, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। डी में करा खुद को समझने की योग्यता, खुद को समझने की योग्यता की अगर हम चर्चा करेंगे तो फिर इंट्रा वाले में बनेगा, जिसे हम बोलते हैं अंतर वैयक्तिक। तो यह चीजें गलत हो जाएंगी, यह चीजें गलत होंगी दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 5वें का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, 5वें का सी ऑप्शन। तो अंतर वैयक्तिक है आपका, इंटरपर्सनल है, तो आपका 5वें का सी ऑप्शन। 6वां प्रश्न है करा कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या करें, प्रतीकों का हेर फेर, तो प्रतीकों का हेर फेर वही कर पाएगा जिसमें तर्क करने की क्षमता होगी, तार्किक गणितीय बुद्धि होगा। अमूर्त विचार के साथ आते हैं तो इसका मतलब तार्किक गणितीय वाला आएगा। कल सृजनात्मक वाला, तो सृजनात्मक के बारे में उनके द्वारा बताया ही नहीं जाता हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, यह सृजनात्मक प्रकार की बुद्धि मानती ही नहीं। स्थानिक बुद्धि वाला नहीं करता दोस्तों, स्थान संबंधी जानकारी होता है। तार्किक गणितीय बुद्धि एकदम है। जो प्रकृतिवादी की बात करेंगे जिसमें प्रकृति से लगा होता है, यह भी नहीं बनेगा, क्योंकि माली हो गए, प्रकृति से जिसको लगा होता है प्रकृतिवादी में। तो ये चीजें आपका डी ऑप्शन भी क्या होगा, नहीं बनेगा, राइट होगा। 6वें का सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 6वें का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर।
सातवां प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका मतलब इसमें से एक ऐसा पॉइंट है जो हार्वर्ड गार्डनर से आपसे मिलान नहीं करता है। कारण बुद्धिमत्ता एक स्थिर स्थायी विशिष्टता है। तो दोस्तों इसका मतलब कहीं ना कहीं एक स्थिर तो है नहीं बुद्धि, बुद्धियों का कई समूह है, कई प्रकार के बुद्धियों की बात करते हैं, एक स्थिर समूह की बात नहीं करते हैं। और यही चीज़ें गलत हैं, और यही चीज़ें जब गलत है तो यही चीज़ें आपका राइट होगा, क्योंकि आपसे क्या करा, गलत पूछ रहा था। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। तो या तो पॉइंट सही है, बुद्धिमत्ता किसी एक समान खंड से हावी नहीं है भाई, एक समान खंड में हावी नहीं, अपितु कई प्रकार की हो सकती है, एकदम सही है। हार्वर्ड गार्डनर ऐसा कहते हैं, सिर्फ एक खंड में एकल बुद्धि नहीं है, बुद्धि कई समूहों का जो है, तो एक बुद्धि का सिद्धांत जो है उनके द्वारा नहीं दिया गया है। बिने साइमन की बात करते हैं, और ये चीज़ें करा कई खंडों में एकदम सही है। बुद्धिमत्ता एकाकी आयाम में सहसंबंध नहीं किया जा सकता, ये भी पॉइंट सही है। तो दोस्तों आपका 7 का ए बनेगा, क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा था, तो गलत ऑप्शन संख्या ए ही आपका गलत है। प्रश्न संख्या 8 नंबर पे हम चलेंगे। 8 नंबर पर निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा इसमें से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा सही है? तो कौन सा सही देखते हैं। कह रहा बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं में आनुवांशिक की कोई भूमिका नहीं है। कह रहा एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता वाले अन्य क्षेत्रों में उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करते हैं। यह बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। तो दोस्तों हम बुद्धिमत्ता की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या राइट होगा? ए ऑप्शन में करा बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा मापा जा सकता है। क्या बुद्धिमत्ता को हम सिर्फ बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही माप सकते हैं, केवल मापा जा सकता है? दोस्तों या आपका ऑप्शन गलत है। सिर्फ कह रहा है कि केवल हम बुद्धि जो माप सकते हैं सिर्फ बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा मापा जा सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस है गलत, सही हमसे पूछ रहा है। यहाँ सिर्फ कह रहा आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं। क्या बुद्धि में आनुवांशिकता का रोल नहीं? दोनों का रोल है, वातावरण का भी है और आनुवंशिकता का भी है। तो दोस्तों ऐसा आप नहीं कह सकते, गलत है। करा कि एक क्षेत्र में उच्च बुद्धि लब्धि, करा अगर एक क्षेत्र में आप बुद्धि लब्धि आपकी ज्यादा है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ने में अच्छा, आप तार्किक चिंतन सही तरीके से कर लेते हैं, क्या आप संगीत भी बहुत अच्छे से गा लेंगे? क्या उस तरीके से आप क्या प्रकृतिवादी बुद्धि आप में पाई जा सकती है, प्रकृति से भी लगा हो सकता है? नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप में एक में बुद्धि में ज्यादा है तो सब में आप ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इसमें कहा कि एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता वाला जो व्यक्ति है वह अन्य क्षेत्रों में भी सुनिश्चित करता उच्च बुद्धिमत्ता। गलत है दोस्त। कहा बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। एकदम ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। 9th नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। कह रहा हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक क्लास में, एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना चाहिए, होना जरूरी है। क्योंकि क्या है जरूरत? कई तरीके से अध्यापन होना जरूरी है। मतलब कह रहा है कि क्या इसमें से राइट बनेगा? कह रहा है आप बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। कह रहा समान बौद्धिकता को मापने में मददगार है। कह रहा तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, या व्यवहारिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में मददगार है। तो दोस्तों इसमें से हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों के इस्तेमाल होने से क्या होता है? जैसे हम तरह तरह के आप देखते हैं दोस्तों, जब बच्चा, आप देखते होंगे कि कई तरीके से बच्चा, जब आप विद्यालय में देखते होंगे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे जाते हैं तो कई एक्टिविटीज होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी हो रहा है, नृत्य भी हो रही है, तमाम तरीके से बच्चे का एक्टिविटीज कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं कई बुद्धियों का विकास करने पर जोर दिया जाता है। कह या बुद्धिमत्ता को निष्पादित करने में मददगार है, क्या ऐसा है? तो कह कि यह समान बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। क्या दोस्तों इसमें से बनेगा? क्या इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा? क्या बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार होगा? एकदम। तो इस कई प्रकार की जो बुद्धियां हैं उसको बढ़ाने में मददगार होता है। क्या समान बौद्धिकता को बढ़ाने में, सिर्फ सामान्य को बढ़ाने में नहीं दोस्तों, किसी को समान और विशिष्ट नहीं मानते दोस्तों, सभी को विशिष्ट मानते। तारक विद्यार्थियों का इसमें कोई मददगार नहीं है, स्टार बनाया नहीं जा रहा है। करें या व्यवहारिक
व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, तो ऐसा हार्वर्ड गार्डनर कहते ही नहीं है। तो जो राइट आंसर होगा बहुबौद्धिकता, मतलब कई तरीके से बुद्धि का विकास हो पाए उसको निष्पादित करने में मददगार होगा, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो सामान्य बौद्धिकता की बात हुआ नहीं करते, सभी के सभी को विशिष्ट मानते हैं, इसीलिए 9वीं का ए ऑप्शन बनेगा। 10वां प्रश्न है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं इंट्रा, क्या बोलते हैं, इंट्रा पर्सनल बोलते हैं। तो क्या परिभाषित करता है, इंट्रा पर्सनल में होता है जो अपने खुद के बारे में सही तरीके से जानता हो। तो दोस्तों कह रहा है सामाजिक स्थिति में भली भांति निपटने की क्षमता, तो सामाजिक नहीं निपटता, खुद के बारे में अच्छी तरीके से, कह रहा है दूसरों की भाषा, अर्थ और लय को समझने में क्षमता ना, ऐसा भी नहीं करता। स्वयं के जटिल भावनाओं और शक्तियों और कमजोरियों को ज्ञान होता है, एकदम ऑप्शन संख्या सी बनेगा। सौंदर्य और सौंदर्य बोध की सराहना, ऐसा भी नहीं होता दोस्तों। तो अंतरा का जिसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल, और इंट्रापर्सनल आपका यहाँ पर टाइपिंग एरर था। इंट्रापर्सनल को हम बोलते हैं अंतरा व्यक्ति जो खुद के बारे में सही तरीके से जानता हो, खुद के रूप में सही तरीके से पहचानता हो। तो स्वयं की जटिल भावनाओं और शक्तियों को, कमजोरियों को जानना, जैसे बात करें शिक्षक हो गया, शिक्षक अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए दोस्तों आपका 10 का जो होगा वो ऑप्शन संख्या सी बनेगा। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 11वें नंबर पर, कारण निम्न में से किसने समान बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन सक्रियों के पदों के रूप में परिभाषित किया है दोस्तों। तो यहाँ करा कि समान बुद्धि को नकार दिया है और कई बारकों में बांट दिया है। तो विशिष्ट संसाधन सक्रियों में पदों के रूप में परिभाषित किया है, तो एक ही व्यक्ति था, वह था हार्वर्ड गार्डनर। कौन थे, हार्वर्ड गार्डनर। और हार्वर्ड गार्डनर ऐसा मानते थे, ऐसा ही मानते थे, ऐसा मानते थे। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्तों, 11th का होगा ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आगे बात करें तो 12 नंबर का है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को एक प्रश्न निश्चित तौर पे आता ही आता है, बुद्धि एक एकीक संरचना है। तो दोस्तों बुद्धि एक एकीक संरचना के बारे में तो या तो नहीं बताते हैं, एकीक संरचना कब कहते हैं, या तो बहु संरचना की बात करते हैं, 8 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा करते हैं ना। इसलिए दोस्तों एक एकीक नहीं होगा। करा बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो सचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। एकदम सही कहा बात बन रही है। चलते हैं आगे बात कर लेते हैं। अभी करा कि बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया गया है। तो कहीं ना कहीं 3 मानसिक, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया 3 प्राथमिक मानसिक रूप में, कभी नहीं। करा बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। क्या एक द्वितीय जैविक आधार है, या बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यह कौन सा बनेगा, बेहतरीन प्रश्न है। बी और डी में लड़ाई है। तो इसमें से क्या बुद्धि की विविध स्वतंत्र, बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। एक जैविक आधार सिर्फ हर किसी के बुद्धि का एक जैविक आधार है, क्या और आधार नहीं हो सकता दोस्तों। तो बुद्धि एक व्यापक क्षमता जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। एकदम ऑप्शन संख्या क्या होगा, बुद्धि का एक व्यापक क्षमता है, एकदम आपका राइट ऑप्शन। हार्वर्ड गार्डनर की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, 12 का जो राइट आंसर दोस्त बनेगा, 12 का क्या बनेगा ऑप्शन संख्या। अगर हम बात करेंगे 12 का, तो 12 की अगर हम चर्चा करेंगे दोस्तों तो सीधा सा मतलब है राइट आंसर होगा आपका, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, 13 नंबर की बात करें। कर बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरे के मनोदशाओं, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। करा अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक या स्थानिक या तार्किक गति। तो दोस्तों आपसे कह रहा है इसमें से दूसरे के मनोदशा की बात कर रहा है। जैसे मैं बात करें दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, आशाओं को पहचानना, मैंने एक ही शब्द आपको बताया था जिसे बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसे अंतर्वैयक्तिक, जिसे बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक बोलते हैं। अगर अंतर्वैयक्तिक कहीं दिख रहा हो वही हमारा सही होगा, क्योंकि दूसरे के मनोभावों को, जब इंटरवैयक्तिक आया, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आया, तो मतलब कहीं ना कहीं दूसरों की बात समझेगा। और अंतर्वैयक्तिक आपका ऑप्शन संख्या ए में है। अंतर्वैयक्तिक तब होता है जिसे यहाँ पर इंट्रापर्सनल बोला जाता है, इंट्रा होना चाहिए था। तो दूसरों के, जो खुद के बारे में सही तरीके से पहचानता है, स्थानीय में स्थान संबंधी जानकारी होता है।
तार्किक गणित में जिसे तर्क करने की क्षमता होता है, इसका मतलब कहीं न बी न सी न डी, राइट आंसर सीधा बनेगा ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 14 नंबर पे चलते हैं। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया है? हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया है? कह रहा है कि बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है। बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रमिक संयोग है। बुद्धि एक वर्गीय क्षमता में जी से अंकित किया जा सकता है। बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। तो दोस्तों क्या आपका राइट होगा? बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रमिक संयोग है? ऐसा भी नहीं है। बुद्धि एक वर्गीय क्षमता जिसमें जी अंकित करना जर्नल और स्पेसिफिक की बात नहीं करते हैं, या स्पीयरमैन करते हैं कि भाई साहब द्विकारक का सिद्धांत जिसने उन्हें दिया था। और अगर बात करें बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं होती हैं, एकदम सही है। प्रश्न संख्या 14 का जो होगा ऑप्शन संख्या डी होगा। आप बातें समझ रहे होंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सभी बुद्धियां अपने आप में विशिष्ट हैं, किसी बुद्धियों का किसी बुद्धि से तुलना नहीं हो सकता, सीधा उन्होंने बताया था। और प्रश्न संख्या 14 के नंबर के लिए जो बनेगा ऑप्शन संख्या डी बनेगा। 15 नंबर के लिए करें निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है। निशा है, कोई बच्ची है, अपनी सहेली और परिवार के सदस्यों के मनोदशा को समझ लेती है। जब आप दूसरे की भावना को पढ़ने लगते हैं, दूसरे के मनोदशा को, इसका मतलब कहीं ना कहीं सहेली के परिवार की मनोदशा पहचान रही है। तो कह रहा कि और यथा योग प्रतिक्रिया करती है, उसी के अनुसार क्या करती है? प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देती है। बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है, मतलब दूसरे की भावनाओं को समझना चाहती है, मनोचिकित्सक बनना चाहती है वह। और बनना चाहती है वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे अधिक विकसित करना है? तो दोस्तों सीधा सा मतलब है वह जो विकसित है, वह दूसरों के मन को पढ़ रही है, तो सीधा बनेगा अंतर वैयक्तिक बुद्धि। इसका मतलब है आपका ऑप्शन संख्या बी, जिसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोला जाता है। आपका ऑप्शन संख्या दोस्त बनेगा ऑप्शन संख्या आपका बी, आपका राइट आंसर बन जाएगा। बी आपका राइट आंसर आपका बन जाएगा, एकदम क्या बनेगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्त हम बात करेंगे, तो आप सभी के सामने या तो आप सभी ने देखा हावर्ड गार्डनर के प्रश्न थे। हावर्ड गार्डनर के कितने? 15 प्रश्न थे, और इन 15 प्रश्नों के माध्यम से आप सीख पाए होंगे कि वाकई में प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं हावर्ड गार्डनर से संबंधित। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा की। मैंने आपको बताया किस प्रकार से उन्होंने बताया था, क्या क्या बुद्धि के बारे में उन्होंने चर्चा की थी, और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार आप सभी को रिकॉल हो चुका होगा, समझ गए होंगे साथी। और एक प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा, तो आपको नजरअंदाज नहीं करना, अच्छे से पढ़ के जाना है। 16 नंबर की अगर हम चर्चा करेंगे, 16 नंबर अधिगम चैप्टर से आपसे बिलोंग करता हुआ प्रश्न है। अधिगम चैप्टर की अगर हम बात करें, लर्निंग चैप्टर से कम 2-3 प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं, कभी 3 प्रश्न कभी 2 प्रश्न। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिए और समझते हुए चलिए। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा और अन्य गतिविधियों में भाग के लिए कैसा लेने से क्या करना चाहिए? कहा कि भाई साहब यहाँ पर रचनात्मक हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर अर्थपूर्ण हतोत्साहित करना चाहिए, या सहयोगात्मक या प्रोत्साहित करना चाहिए, या अर्थहीन या प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों कहा कि कक्षा चर्चा की अन्य सहयोगात्मक गतिविधियां, अन्य सहयोगात्मक अगर हम भरेंगे, अन्य सहयोगात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा हमें तो पता है, और आपको भी ऐसा लगता होगा कि यही फिल किया जाएगा। ऑप्शन संख्या सी। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोऑपरेटिव और इंकरेज्ड आपका होगा, क्योंकि दोस्त देखेंगे रचनात्मक हतोत्साहित, रचनात्मक तो सही है लेकिन हतोत्साहित लिखा है। क्या आप गतिविधियों के भाग ले लिए हतोत्साहित करना चाहिए? तो हतोत्साहित तो नहीं करना। रचनात्मक के लिए हतोत्साहित करेंगे? नहीं दोस्तों। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए हतोत्साहित करेंगे? कभी नहीं करेंगे, प्रोत्साहित करने की बात होती है। सहयोगात्मक अधिगम के लिए गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना एकदम सही होगा। अर्थहीन के लिए क्या प्रोत्साहित करेंगे? नहीं दोस्तों, या गलत या आपका सही बनेगा। आपका ऑप्शन संख्या सी आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 17 पर हम चलेंगे। करा कि दोस्तों किस प्रकार का वातावरण क्लास में विद्यालय में करा कि स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। किस प्रकार का जो वातावरण है जो विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है? कर सहयोगात्मक और सकारात्मक, कर प्रतिस्पर्धात्मक उबाऊ, कर रचनात्मक और यांत्रिक, या भयपूर्ण या चुनौतीपूर्ण।
तो प्रश्न संख्या अगर हम 17 नंबर के लिए चर्चा करेंगे तो आपका क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा? प्रश्न संख्या 17 नंबर के लिए, प्रश्न संख्या 17 नंबर की अगर हम चर्चा करें तो साथ ही आपका क्या राइट आंसर बन सकता है? अगर हम 17 नंबर की चर्चा कर लेते हैं साथी, तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको अगर हम भरा जाए तो हम किस प्रकार की स्थापना करेंगे? सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण बनाएंगे। सकारात्मक आप कर सकते हैं, कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव, दोनों को कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव आपका बनाना है। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रतिस्पर्धात्मक कभी नहीं बनाना भाई, कंपटीशन भरा वाला क्लास बनाना, उबाऊ बनाना नहीं, रचनात्मक बनाना, लेकिन यांत्रिक नहीं बनाना है, यह चीजें गलत होगी। यांत्रिक से भयपूर्ण बनाना कभी नहीं बनाना, चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, और राइट आंसर 17 का है भी ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कैसे अधिगम चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रख के समझ के जाना है साथी। आगे हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 18 नंबर के लिए। अधिगम तब प्रभावी होता है जब, अधिगम तब प्रभावी होता है जब, कब प्रभावी होता है? लर्निंग कब प्रभावी होता है, कब कैसा हो? कारण या बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है, या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। कारण विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरीके से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। कारण विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने में अवसर दिए जाते हैं। तो अधिगम तब प्रभावी होता है जब, कारण अधिगम कब प्रभावी होगा दोस्तों? आप देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि जब बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित हो, जब कोई आपको बाहर से मोटिवेट करे तब आप अधिगम आपके लिए प्रभावी होगा, कभी नहीं दोस्तों। जब आप खुद से मोटिवेट होंगे तब होगा। कह या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, जब आप कंपटीशन को बढ़ावा देगा तब आप मोटिवेट होंगे, नहीं दोस्तों, तब मोटिवेट नहीं होंगे। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरीके से शिक्षक द्वारा तैयार किया जाए, शिक्षक के द्वारा तैयार करें, कभी नहीं दोस्तों। शिक्षक के द्वारा तैयार करने से क्या मोटिवेट हो जाएंगे? भाई पढ़ना हमें है, चीजें हमें करना है, तो अपने हिसाब से हम व्यवस्थित करेंगे। शिक्षक तैयार करेगा, ठीक है, शिक्षक सहारा दे सकता है, जहां पर समझ में तैयार करेगा उसके हिसाब से हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। आपका सही होगा ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर बनेगा। अगर हम 18 नंबर प्रश्न की चर्चा करें साथी, तो 18 नंबर के लिए ऑप्शन संख्या डी पूरी तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर का ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पे हम चलेंगे। करा प्रभावी अधिगम हेतु, करा इफेक्टिव लर्निंग के लिए, करा कि निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? अगर हम क्लास का माहौल बनाए इफेक्टिव लर्निंग के लिए जोड़ दें, तो क्लास का प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? करा असफलता का डर होना चाहिए। क्या असफलता का डर बना रहे कि भाई साहब अगर हम प्रभावी क्लासरूम बनाना चाह रहे हैं तो असफलता का डर हो, डर ऐसा माहौल बना दें कि असफल वाला, भाई साहब आप बहुत होगा, अगर मान लीजिए प्रभावी अधिगम कर रहे हैं, बहुत हो जाएगा, फेल हो जाएंगे यार, फेल हो जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर हम समझें, अच्छे से पढ़ेंगे तो फेल नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। जब नहीं पढ़ते हैं तभी फेल होते हैं, ऐसा निश्चित तौर पे है। जब आपके भीतर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आप अपने आप 100% देते नहीं हैं, तभी आपको पता होता है कि हम फेल होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहां गए, आपको पूरा कॉन्फिडेंस हम पास होके आएंगे और फेल होके चले जाते हैं। ऐसा कभी किसी के साथ होता नहीं, चाहे हमारे साथ हो चाहे आपके साथ हो, कभी किसी के साथ नहीं। आपको पहले से पता होता है हम कहीं ना कहीं उस लायक नहीं है जिस लायक आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो असफलता का डर एकदम दोस्तों या क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए, कभी नहीं ऐसा होना चाहिए असफलता का डर। बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य एकदम सही है, राइट ऑप्शन होगा। बच्चों का जो प्रारंभिक बिंदु हम ध्यान दें, निर्देश कैसा होना चाहिए, वह निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु की बात करें, उसके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से होता हुआ चीजें पढ़ाएंगे। असफलता का इनाम, सफलता के लिए इनाम करेंगे, चीजें गलत हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना कभी नहीं, कंपटीशन तो कभी नहीं बनाना है, तो कंपटीशन आपके लिए गलत हो जाएगा दोस्तों। 19 का जो करेक्ट ऑप्शन पूरी तरीके से होगा चिल्ड्रंस सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, आपका राइट होगा ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे, 20वां प्रश्न देखेंगे। करा कि निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक अधिगम को, सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? अच्छा, कौन सा इसमें से एक ऐसा पॉइंट होगा जो गलत होगा? जो गलत है वही साथी आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा इसमें से ऐसा है जो गलत बनने वाला है? क्या अन्वेषण है? भाई साहब अन्वेषण के आधार पर हम लर्निंग करेंगे तो कहीं ना कहीं सार्थक तो बनेगा ना भाई। अगर हम सार्थक तभी बनेगा जब हम इससे बड़े खोज खाज करेंगे, होता है, मेहनत करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। बातचीत और अंतःक्रिया, भाई जब हम कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे के बीच बातचीत होगा, इंटरेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं चीजें सही होंगी।
अधिसंज्ञान कहीं ना कहीं जब आपकी चिंतन कभी नहीं कल्पना को बढ़ाने वाला होगा तो सही होगा, लेकिन निष्क्रिय अवलोकन क्या आपके लिए हेल्पफुल होगा, बढ़ावा कभी देगा, कभी नहीं देगा। इसलिए दोस्त आपका डी ऑप्शन क्या है, गलत है, और जब गलत है तो ही ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पर हम चर्चा करेंगे। जब सीखी जाने वाली सामग्री कैसी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जब सीखी जाने वाली सामग्री कैसी हो तो बच्चे बेहतर सीखते हैं। कर जटिल और व्यापक हो, कर मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, का अव्यवस्थित और संगठित हो, या उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न हो। तो दोस्तों कहा कि जटिल और व्यापक होगा तो बेहतर सीखेंगे। अच्छा ठीक है, जटिल अगर बना दिए, क्लास 5 का बच्चा है, क्लास 8 वाला चीज ला के दे देंगे तो जटिल कर देंगे तो नहीं। हाँ चुनौतीपूर्ण थोड़ा सा हो सकता है लेकिन जटिल नहीं करेंगे दोस्तों, ये चीजें गलत है। अगर मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होगी तो सबसे अच्छा बेहतर सीखेगा। अच्छा हमको अगर हम आपको समझाएं, जब आपके मौजूदा ज्ञान पर आधारित होकर के जो आप समझे हुए हैं उस पर हम आधारित करके फिर से नया ज्ञान जो देने की कोशिश कर रहे हो उसको रिलेट करें तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। व्यवस्थित असंगठित, तो अव्यवस्थित और असंगठित कभी होगा तो क्या बेहतर होगा, कभी नहीं दोस्तों। कर उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न, भाई साहब जब उनके सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट से भिन्न होगा तो बेहतर कभी सीख पाएगा, कभी बेहतर बच्चा सीख ही नहीं सकता है। कैसे, अब बच्चा रह रहा है गांव में, अब बता रहे हो महासागर का एग्जाम्पल, अब बता रहे हो मुंबई का एग्जाम्पल, तो उसको क्या पता है, उसे तो अपने इन्वायरमेंट की चीजें पता है ना, जहां पर बच्चा घूम टहल रहा है। 21 का ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा। अगर 22 नंबर पर हम बात करते हैं, करा कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। एक शिक्षिका को इसमें से क्या करना चाहिए। कर पाठ्य पुस्तक सामग्री के रट कर याद करने पर जोर देना चाहिए। कर व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करें। क्या विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अवसर प्रदान करें, या अनुभव पर चिंतन और मनन के लिए अवसर प्रदान करें। तो क्या आपको लगता है कि देखिए अधिगम के चैप्टर से क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। जो आपके अधिगम चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें आपको कैसे बच्चों को सिखाया जाए उस पर आपका बनेगा। तो पाठ्य पुस्तक सामग्री रट कर याद करना, तो दोस्तों आपका रट कर याद करना क्या है, जब विरोध करता रट कर याद करना कभी नहीं जोर दिया जाएगा, रट कर याद करने पर जोर कभी नहीं होगा। इससे रट कर याद करने से क्या आप 10 पन्ने 20 पन्ने रट्टा मार के जा रहे हो तो अच्छा है, कभी नहीं। अच्छा ठीक है, मान लिया हम रट भी लेते हैं तो आगे चल के नहीं रट पाएंगे। जब बड़ी बड़ी पुस्तकें हमको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे कंपटीशन देने पड़ेगा, अच्छी नौकरी के लिए पढ़ना पड़ेगा, अच्छा ज्ञान हमको अर्जित करना पड़ेगा, तो फिर पढ़ाई सिर्फ रट्टा वाली चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेना पड़ेगा। करा व्यवहार जो हो, व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया, करा स्टिमुलस रिस्पांस, सब कुछ स्टिमुलस रिस्पांस की बात नहीं होगा। अच्छा अगर सार्थक सीख रहे हैं ना तो कभी ना कभी उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करेंगे, चीजें बिगड़ जाएंगी। करा विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कार के अवसर, करा कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन्हें लालच दीजिए, मूर्त पुरस्कार दीजिए, बच्चा सीखेगा। अच्छा ठीक है, मान लीजिए एक बार सीख सकता है, 2 बार सीख सकता है, लेकिन हमेशा जब उसको पुरस्कार नहीं पाएगा तो सीखना बंद कर देगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं सी ऑप्शन भी गलत है। करा अनुभव पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करना, ठीक है, अनुभव पर चिंतन मनन करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो जब चिंतन अनुभव पर अगर चिंतन मनन होने लगेगा तो अगर अवसर इस तरीके से प्रदान करेंगे चिंतन मनन के लिए तो कहीं ना कहीं सार्थक अधिगम बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा अगर हम चिंतन करें, सोचिए समझे, एक पेज पढ़ें और उस पर सोचिए यार वाकई में कैसी चीजें हो रही हैं, घटना कैसे घट रही है, मन चिंतन करेंगे तो कुछ नया कॉन्सेप्ट निकलेगा और अपने तरीके का निकलेगा, उसका रटा रटाई वाला नहीं निकलेगा। आपका अपना नॉलेज, आपका अलग प्रकार से उससे आप पहचानोगे, समझने की कोशिश रहेगी। तो आपका इसीलिए दोस्त आपका जो बनेगा ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। 23 नंबर की चर्चा करते हैं, ध्यानपूर्वक दोस्त देखने का प्रयास कीजिएगा। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, अधिगम के परिप्रेक्ष्य में कौन सा सही है। इसका मतलब है 1 पॉइंट इसमें से सही है और 3 जो है एकदम गलत होगा। परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। तो क्या भाई साहब अधिगम चरम लक्ष्य यही है, अधिगम जो आप परीक्षाएं दे रहे हो? भाई ऐसा तो नहीं है, हम जानते हैं कि परीक्षाएं देना हमारे लिए सब कुछ अधिगम हो गया। करा अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, करा अधिगम एक निष्क्रिय, तो जो आपको पता है अधिगम एक क्या है, एक क्या है सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम एक क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन अपने आप से गलत हुआ। करा भाव का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं है।
तो दोस्तों आप जानते हैं भाव, अगर हम बात करें भाव का अधिगम लर्निंग प्रक्रिया पर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, मतलब अधिगम की बात करें, लर्निंग में बात किया जाए तो भाव का बहुत मीनिंग है, बहुत अर्थ है। अगर मीनिंग की अर्थ की बात करें, अर्थ की बात करें, मीनिंग की बात करें भाव का, तो किस भाव से आप चीज़ें कहने की कोशिश करें, इसके लिए बहुत कुछ आपको पता है भाव क्या है, भाव से बहुत कुछ आप सीखते हैं। और इसीलिए दोस्त कर कोई प्रभाव नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है दोस्त। कर अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, एकदम सही है। अधिगम एक सरल प्रक्रिया नहीं, अधिगम सरल प्रक्रिया होता तो सब पढ़ लेते हैं, सब सीखने की कोशिश करते हैं। एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगम करता हूँ कि सक्रिय संलग्नता क्या होती है, जरूरी होती है कि आपको जटिल प्रक्रिया और आप सक्रियता के साथ लगे रहोगे तभी आप सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। अच्छा, आपका सरल तो है नहीं, कठिन है। जब कठिन है तो फिर आपको समझना पड़ेगा, आपको उसमें सक्रियता से लगना पड़ेगा, तभी तो आप सीख पाओगे। इसलिए 23 का ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 नंबर के लिए अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अधिगम प्रक्रिया के बारे में कौन सा इसमें से गलत है, यही आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा इसमें से गलत है दोस्तों। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा है गलत, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट है गलत और 3 पॉइंट है सही। जो गलत है वही तो हमें ढूंढना है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया एकदम सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। भाई साहब, क्या अधिगम आप जब करते हैं तो त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, और गलतियां अगर आपसे हो जाती हैं तो क्या अप्रासंगिक हो जाएगा, क्या वह चीजें गलत है। तो दोस्त जब आप अधिगम करते हैं तो गलतियां और त्रुटियां होती हैं, होंगी तभी तो सीखेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका ये बातें गलत हैं। जब गलत है तो यही तो हमारा सही बनेगा, क्योंकि गलत ही हमसे पूछ रहा था। तो अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणिक कारकों पर आधारित होता है, सही है। व्यक्तिगत और पर्यावरणिक कारकों पर अधिगम आधारित होता है। और अधिगम चक्री एकदम चक्री रूप से होता है और अनुरेखी नहीं, मतलब एक रेखा में नहीं होता है, चक्री रूप से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों 24 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या बी बनेगा, क्योंकि वही गलत है। तो जब वही गलत है तो वही हमारा राइट होगा, क्योंकि हमसे गलत वाला पूछ रहा था। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम बात करेंगे 25 नंबर पर। 25 नंबर में कह रहा है सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। प्रतिपादक शिक्षण को, या पूछताछ आधारित शिक्षा को, या शिक्षण के व्याख्यान विधि को रट कर याद करने को। तो दोस्तों रट कर याद करना अपने आप से क्या है, गलत है, इसको बढ़ावा कभी नहीं देंगे। व्याख्यान विधि उच्च लेवल के बच्चों के लिए किया जाता है। व्याख्यान विधि आप जब बच्चे डिग्री कॉलेज में बच्चे वो कर पीजी करते हैं तब चीज़ें जरूरत पड़ती है व्याख्यान विधि। यहाँ छोटे लेवल पर व्याख्यान जरूरी नहीं। व्याख्यान से क्या होगा, बच्चे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। भाई सब बच्चा सब शांति से सुनते हैं और शांति से क्या निष्क्रिय हो जाते हैं, और टीचर अपना बक 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 करता रहता है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, व्याख्यान विधि की बात करें तो व्याख्यान विधि को एक इसमें एक्टिव होता है और एक दूसरा निष्क्रिय हो जाता है, तो दोनों को सक्रिय करना है। तो दोस्तों कल पूछताछ आधारित शिक्षा एकदम सही। पूछताछ आधारित शिक्षा अगर होगा तो सीखने के संरचनात्मक उपगम यही मानता है कि भाई साहब पूछताछ पर आधारित हो, प्रतिपादक शिक्षण पर नहीं मानता है। दोस्तों राइट ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। तो इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। 27-26 नंबर के लिए अर्थपूर्ण अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। सूचना प्रसंस्करण में से कौन सा इसमें से सही होगा। गैर संदर्भीकरण, विस्तारण, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुबंध, रट कर याद करना। तो कौन सा सूचना प्रसंस्करण के लिए कौन सा निम्नलिखित में से इसमें से तत्व सहायक होगा। गैर संदर्भीकरण दोस्तों या तो गलत है, संदर्भीकरण होना चाहिए। विस्तारण अपने आप में सही है, जिसे बोलते हैं विस्तारण अगर रहेगा तो फैलाव होगा तो चीजें एकदम अच्छी होंगी, और ऐसा ही मानता अर्थपूर्ण अधिगम। उद्दीपन प्रतिक्रिया आपका क्या है, गलत है। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करेंगे तो ऐसा मीनिंगफुल नहीं बन पाएगा कभी। रट कर याद करना अपने आप से गलत। तो उद्दीपन लालच दिखा कर आप कोई काम करवा रहे हो, आप कोई स्टिमुलस सामने है और रिस्पॉन्स करवा रहे हो, तो कहाँ तक सही होगा। जब स्टिमुलस नहीं दिखेगा रिस्पॉन्स होना ही बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से 26 का जो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। 27 नंबर के लिए अगर चर्चा करें तो यहाँ पे आपको करना है फिल, क्या भरा जाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो करा कि विद्यालय का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, तो करा कि इसमें से किस प्रकार के वातावरण स्थापना करने से अधिगम एक अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा। करा सहयोगात्मक और सकारात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक, उपाऊ, रचनात्मक और यांत्रिक, भयपूर्ण, चुनौतीपूर्ण। तो दोस्तों यहाँ सीधा हम क्या भरेंगे, सहयोगात्मक से भरेंगे ना।
सहयोगात्मक अगर हम फिल करते हैं, चलते हैं, देखते हैं, सहयोगात्मक और सकारात्मक, सहयोगात्मक और सकारात्मक, सहयोगात्मक और सकारात्मक की बात करें, सकारात्मक वातावरण की स्थापना से विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। सहयोग रूप से और सकारात्मक रूप से अगर अधिगम होगा तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन क्लास सुचारू रूप से चलेगी और लर्निंग प्रोसेस सही तरीके से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑप्शन तो बनेगा। अच्छा, प्रतिस्पर्धात्मक अपने आप से गलत होगा, क्योंकि कंपटीशन वाला नहीं बनाएंगे और उबाऊ बनाएंगे क्या, कभी नहीं। तो प्रतिस्पर्धा उबाऊ बना देंगे, मामला तो बिगड़ जाएगा। रचनात्मक कर सकते लेकिन यांत्रिक नहीं बनाएंगे। यांत्रिक बनने से क्या होगा, आप सीखेंगे नहीं। आगे कह रहा है भय मुक्त बना देंगे क्लास को, कभी नहीं। तो ये ऐसा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर 27 का आपका ये ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। आगे साथ ही हम बात करेंगे 28 नंबर को, ध्यानपूर्वक आप सभी देखिएगा। करा कि प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। हमको लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है क्या, फिर से रिपीट हुआ है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। करा असफलता का डर, करा बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, या सफलता के लिए इनाम, या प्रतिस्पर्धा की भावना। तो दोस्तों प्रारंभिक बिंदु की अगर बात करें प्रभावी अधिगम के लिए, तो असफलता का डर, क्या आपको डरवा देना है प्रभावी अधिगम के लिए कि भाई साहब प्रभावी अधिगम होगा तो बहुत डर, असफलता आपको मिल जाएगी, डर भड़का दे एकदम। तो भड़का देंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को भगाने के प्लान में है कि भागो बेटा, बांटो, अब छोड़ो पढ़ाई लिखाई, काम गड़बड़ है, पढ़ना नहीं चाहिए यार, हटाओ, पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत बेकार की चीज़ें हैं, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। फिर असफलता का डर गलत होगा दोस्तों। कहा कि बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य एकदम सही है। प्रारंभिक बिंदु प्रभावी अधिगम के लिए ऐसा होना चाहिए कि आपका माहौल डरवाऊ ना बनाए, एकदम डरवाऊ भयानक ना बना दे। तो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से होना चाहिए। सफलता का इनाम, क्या इनाम के आधार पर कहेंगे सफल होंगे तो इनाम मिलेगा ना, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन अपने आप से फर्जी है। 29 नंबर के लिए दोस्तों, का निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। तो कौन सा इसमें से गलत होगा दोस्तों। तो आप जानते हैं अन्वेषण इसका मतलब सही होगा। बातचीत अंतक्रिया अपने आप से सही है भाई, अन्वेषण खोजबीन के आधार पर सीखेगा, सही है। आज संज्ञान भी सही है। निष्क्रिय अवलोकन, यही चीजें गलत हैं। जब यही गलत है तो यही हमारा सही हो जाएगा, यही हमारा सही होगा 30 का। निष्क्रिय अवलोकन कहाँ होता है, कभी नहीं होता है भाई, इसको बढ़ावा नहीं देंगे। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न आपको देखिएगा दोस्त, और ध्यानपूर्वक देखने के बाद आंसर करने का प्रयास करेंगे। जब सीखी जाने वाली सामग्री कैसी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। अच्छा, आपके सामने अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आपको कब बेहतर आप सीखेंगे। आपके सामने जैसी सामग्री हो, किस प्रकार की सामग्री हम रखें, या हमारे सामने कोई सामग्री ऐसी रखी जाए जब हम बेहतर सीख पाते हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन आपके सामने है और मेरे सामने है। अब हम दोनों लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या राइट है। जटिल और व्यापक, अच्छा जटिल और व्यापक बना देंगे तो आप कभी सीख पाएंगे नहीं। अच्छा, जटिल बना देंगे तो आप तो वैसे भाग जाएंगे भाई, जटिलता से सब लोग डरते हैं। कौन कहता है कि जटिल रहे, हम भी डरते हैं, आप भी डरते हैं। कौन कहता है कि जटिल रहे, जटिल रहेगा तो सीख पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। अच्छा, हम भी तो कभी ना कभी पढ़ के आए हैं, तो अगर मेरे सामने हमेशा जटिल वाला चीज रहती है तो क्या हम सीखते हैं, कभी नहीं सीखते भाई। हम भी तो सोचते हैं सरल वाली चीजें मिल जाएं। तो इसका मतलब सरल और जटिल और व्यापक, तो जटिल और व्यापक क्या है, गलत होगा दोस्त। जो भी हो, ज्ञान हो वो कैसा हो, मौजूदा ज्ञान से आदित हो, जो पूर्व ज्ञान से रिलेट हो। जब पूर्व ज्ञान से रिलेट होगा तो बच्चे को लगेगा हाँ सर जी कुछ आपने बताया था कभी ना कभी, और ऐसा सही है, बात बहुत सही है। अच्छा, मेरी बात में समझ में आ गई, आप जैसा आपने बताया सर जी बहुत सही। बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश। अव्यवस्थित और आप असंगठित, तो भाई साहब जब आप पढ़ाओगे सामग्री अव्यवस्थित रहेगा, मतलब सीक्वेंस में कुछ नहीं रहेगा, असंगठित रहेगा, तो बच्चा कभी सीखेगा क्या भाई, कभी नहीं सीखेगा। उसको तो लगेगा यार कौन सीखेगा, अव्यवस्थित रहेगा। व्यवस्थित कोई चीज आदमी करना चाहते हैं तो व्यवस्थित अच्छा होता है ना, एक सीक्वेंस में चीजें मिलेंगी तो बेहतर लगता है कि हाँ चीज यार लगातार हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। अव्यवस्थित रहेगा तो लगे पता नहीं चलेगा यार कब प्रोग्रेस हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। अच्छा, उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न हो, तो अब तो दोस्तों भिन्न नहीं होगा, उससे रिलेट होता तो सही बनता। इसलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 30 प्रश्नों की श्रृंखला से आपको समझ में आया होगा, सीख पाए होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आप सभी के पेपर में पूछ लिए जाते हैं और कैसे आने की संभावनाएं होती हैं। दोस्तों जो 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी, इससे आपके 3 से 4 प्रश्न हमेशा से पूछे गए हैं। आप सीटेट का चाहे फर्स्ट पेपर या प्राइमरी वाला या सीटेट का आप जूनियर का पेपर करके आए और दे के आए हों या ना दे के आए हों, तो आप जरूर जब या पेपर देने जाएंगे तो आपको इसी प्रकार के इसी चैप्टर से मिलेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन।
तो बहुत बेहतर से समझ करके और समझ के आपको सीख करके जाना है। समझ से जब जाएंगे तो आप बेहतर स्कोर करेंगे और बेहतर करने की कोशिश हमेशा से दोस्त रखें। जब बेहतर करेंगे, कोशिश रखेंगे तो बेहतर होता भी है। जब बेहतर आपके दिमाग में होगा करना है, मुझे करना है, तो बेहतर होगा, ये निश्चित है। तो अगली क्लास में मिलेंगे और इसी शुभकामना के साथ आप सभी हमेशा अपने जीवन में जो आपकी कामना है, जो आप चाहते हैं, उसको आप प्राप्त करें और आगे बढ़ें। अगली क्लास में तब तक के लिए दोस्त आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर दीजिएगा दोस्त, कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। अगली क्लास में तब तक के लिए थैंक यू क्लास, थैंक यू।